तेलंगाना, आंध्र, खासकर हैदराबाद की सियासत में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM अपनी एक खास जगह रखती है। पार्टी खुद को यहां मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में पेश करती है और हैदराबादियों के बीच मजलिस के नाम से जानी जाती है। सीट सुपरहिट में आज बात उस हैदराबाद की जो पिछले 40 सालों से ओवैसी परिवार का गढ़ है, लेकिन इस चुनाव में माना जा रहा है कि ओवैसी को कड़ी टक्कर मिल रही है। सवाल यह है कि हैदराबाद में इस बार भी पतंग उड़ेगी या कमल खिलेगा। मेरी फिक्र में मेरा ईमान मुझे कहता है कि जिस जगह पर मस्जिद थी, है और रहेगी, बाबरी मस्जिद है और रहेगी, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिस हैदराबाद के सांसद के तौर पर ओवैसी मोदी सरकार पर गरजते हैं, वहां क्या इस बार सबसे बड़ा उलटफेर होने जा रहा है कि आज 17 करोड़ मुसलमान अपने आप को ऐसा समझते हैं कि जिस जमाने में हिटलर के जमाने में यहूदी अपने आप को समझते थे। जिस हैदराबाद सीट पर ओवैसी परिवार का 40 साल से कब्जा है, वहां क्या इस बार बीजेपी ने हवा बदल दी है? आज मुल्क के 17 करोड़ मुसलमान भारत के वजीर आजम पर एतमाद भरोसा नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, बता रहा हूं, खुल के कह रहा हूं। हैदराबाद सीट से ओवैसी सांसद बनते आ रहे हैं, वहां पर इस बार क्या बीजेपी सेंध लगाने में कामयाब हो गई? भारत के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार भारत के मुसलमानों से उनकी शनाख्त को छीनना चाहते हैं। ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने पर चादर बिछाइए, मगर आप जो चादर मुझसे छीनना चाह रहे हैं, मेरी मस्जिद है, आप हर मस्जिद को छीनना चाहते हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद हमेशा से सीट सुपरहिट रही है। हैदराबाद वो शहर है जो अपनी बिरयानी, चार मीनार और ओवैसी परिवार के सियासी रसूख के लिए देश भर में जाना जाता है। लेकिन जिस हैदराबाद में बारिश होने के बाद लंबा जाम लग जाना आम बात हो, जिसके पुराने शहर में गंदगी और सड़कों के बदहाल होने की शिकायत होती हो, फिर भी इस हॉट सीट से कौन विधायक और पार्षद बनेगा, इसका फैसला ओवैसी परिवार ही करता आया। लेकिन क्या इस बार हैदराबाद में वो होगा जो पिछले 40 साल में नहीं हुआ? जितने भी यहाँ पे ज्यादती होते आ रहे हैं हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट में, आज तक एक भी प्रॉब्लम के ऊपर 40 सालों से जीते हुए असदुद्दीन या अकबरुद्दीन दोनों के दोनों आज तक एक भी मसला को हल नहीं कर पाए। 2014 में भी मोदी आए थे, मजलिस जीती। 2019 में भी आए, मोदी आए थे, मजलिस जीती। 2018 के असेंबली इलेक्शन में आए, मजलिस जीती। 2023 के असेंबली इलेक्शन में मोदी आए, हम जीते। हैदराबाद में ओवैसी परिवार साल 1984 से जीता आ रहा है। लगातार 10 बार से और 40 साल से हैदराबाद में मजलिस का कब्जा है। असदुद्दीन ओवैसी के पिता सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी 6 बार सांसद रहे। वहीं ओवैसी 2004 से लगातार 4 बार के सांसद, जो संसद से सड़क तक सीधे प्रधानमंत्री से टक्कर लेते हैं। और प्रधानमंत्री ये बोलो क्या मुसलमान घुसपैठी है, क्या हमारी बच्चियां ज्यादा बच्चे पैदा करती है, झूठ है। क्या कोई मुसलमान किसी हिंदू बहन के गले से मंगलसूत्र लेगा क्या? जिहादी बोल रहे प्राइम मिनिस्टर, क्रिकेट टीम में मिलना बोल रहे, तो एक फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए प्राइम मिनिस्टर, और बजाय वजीर आजम होने के एक छोटे गली के लीडर के की तरह बातें कर रहे हैं। बड़ी अफसोसनाक बात है ये। अगर पिछले चुनाव के नतीजों को देखें तो ओवैसी का किला मजबूत दिखता है। 2004 में ओवैसी को 38.4% वोट मिले थे, जो 2009 में बढ़कर 42.1, 2014 में 52.9 हुआ और 2019 तक ये 59% तक पहुंच गया। सवाल है कि सकरी गलियों में बाइक पर बेफिक्र होकर घूमने वाले ओवैसी को बीजेपी इस सब के बावजूद कैसे रोक सकती है? ओवैसी साहब, आप बोलते हैं कि पीएम मोदी और बीजेपी एंटी मुस्लिम है, पर आप देखो तो सही, जितने भी अरब कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया हो, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, जितने मजबूत इंडिया के रिश्ते इन देशों से आज हैं, अब तक कभी भी नहीं थे, ना कांग्रेस के टाइम पे थे, ना कभी रहे हैं। एंड दीज आर हार्डकोर मुस्लिम कंट्रीज। नहीं, ये पहले तो एक थियोक्रेटिक कंट्री को एक डेमोक्रेटिक कंट्री से कंपेयर करना सरासर गलत है।
दूसरी बात यह है कि मुसलमानों को क्या करना है इन थियोक्रेटिक कंट्रीज से, तो हमको इनसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हमारे रिश्ते उनसे बहुत पुराने हैं, सिविलाइजेशन के ताल्लुकात हैं, बहुत अच्छी चीज है। मगर हम ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि भाई मैं मुस्लिम गल्फ कंट्रीज से, अरब कंट्रीज ताल्लुकात अच्छे हैं तो मैं मुस्लिम दोस्त हो गया, तो ये गलत कंपैरिजन है। आप एक देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, हर फॉरेन कंट्री के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हो सकते हैं और अच्छे भी रहना चाहिए। तो अगर कोई क्रिश्चियन कंट्री से हो गए तो आप क्या क्रिश्चियन हो गए बोलेंगे, तो ये गलत बात है। आप प्राइम मिनिस्टर भारत के मुसलमानों के हैं, यहां पर आप किसी को एक को टिकट नहीं देते, आपके मंत्रिमंडल में कोई मुस्लिम मंत्री नहीं है। और प्रधानमंत्री की जो हालिया स्पीच थी जिसमें उन्होंने 17 करोड़ मुसलमानों को घुसपैठी कह दिया, गलत इल्जाम लगा दिया मुस्लिम महिलाओं पर कि ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, और एक तौहीन की पूरी मुसलमानों की कि हिंदू बहनों के गले से मंगलसूत्र उतारकर हमको दिया जाएगा। अरे भाई, क्या हम कोई किसी का चोरी का सामान लेकर जिंदगी गुजारते हैं? हमारी कोई इज्जत नहीं है? तो ये इस तरह की बातें जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो ये तो गलत कंपैरिजन है। आप देश में क्या कर रहे हैं बताइए? अच्छा, उनके स्कॉलरशिप की अमाउंट आपने कम कर दी, मौलाना आजाद फाउंडेशन आपने बंद कर दिया, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप मुसलमानों में, हज सब्सिडी और डेमोक्रेटाइज हो गई और लोग जा पा रहे हैं। कुछ पसमंदा मुस्लिम कम्युनिटीज हैं जो कि सबसे गरीब कम्युनिटीज हैं, वो अब उतनी एंटी बीजेपी नहीं है। बीजेपी उनके साथ खासतौर से पसमंदा मुस्लिम समाज में बहुत बड़ा आउटरीच कर रही है। आउटरीच अगर कर रहे हैं तो आप जिस किसी का बुलडोजर से घर तोड़ रहे हैं वो पूरे पसमानदा हैं, जिसका मर्डर हो जाता है हथकड़ियों में पुलिस कस्टडी में वो पसमानदा है। अगर इतनी मोहब्बत पसमानदा से है तो आप उनको टिकट दे दिए, इलेक्शन लड़वाइए, आप वो नहीं करते। तो ये सिर्फ ये 2-3 गल्फ कंट्रीज को दिखाने के लिए पसमानदा कहते हैं, और अमेरिका, ताकि अमेरिका का जो स्टेट डिपार्टमेंट है वो कोई एडवर्स रिपोर्ट ना दे दे। भाई, अगर आप मुस्लिम आउटरीच करना चाह रहे हैं तो प्रधानमंत्री जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल, उसका क्या बोलेंगे आप? कैसे उसको जस्टिफाई करेंगे आप? नहीं, पर आप ये मानेंगे ना कि जैसे 2014 में मोदी जी के आने से पहले ऐसा हो रहा था कि बहुत दंगे होंगे देश में, आप ये मानेंगे कि जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो सब सेक्युलर तरीके से सबको गवर्नमेंट के बेनिफिट्स मिले हैं। जितने लाभार्थी हिंदू हैं उतने ही लाभार्थी मुस्लिम भी हैं, किसी के खिलाफ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है जैसे समाजवादी पार्टी के टाइम पे होता था, कहीं बिजली आएगी कहीं नहीं आएगी। आएगी तो सबको बराबर आएगी, जाएगी तो सब जगह बराबर। ना, गलत बात है। ये डेटा से बता सकते हैं कि बिजली मुसलमानों को भी मिलती थी, हिंदुओं को भी मिलती थी, दलितों को भी मिलती थी। बिजली नहीं भी मिलती थी तो बिजली का जब प्रोडक्शन नहीं होता था नहीं मिलती थी, जब बिजली का प्रोडक्शन कम होता था तो नहीं मिलती थी। तो ये बोलना गलत है। सवाल ये है कि आप माइनॉरिटी मिनिस्ट्री किस लिए आपके पास है? आर्टिकल 2930 किस लिए है? अगर आप मुसलमानों से इतना आप आउटरीच कर रहे हैं तो फिर ये रिलीजियस कन्वर्जन लॉस क्यों बनाया आपने ये जब सब ये जो इंटर रिलीजियस मैरिजेस पे कानून क्यों बनाया आपने? ये तो प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग ना। आपका जो एग्जांपल्स दे रहा हूं मैं आपको, But the proof of the pudding also is that all government schemes, all direct benefit transfers are distributed equally to all communities without fear, favor or bias. तो हमने कई बार आरटीआई एप्लीकेशन डाला, उसमें बोलते हम डेटा मेंटेन नहीं करते। अरे भाई, डेटा आप दीजिए ना, देश को बताइए आपने कितने मुसलमानों को दिया, कितने दलित को दिया, कितने ओबीसी को दिया, बताते नहीं आप। आरटीआई का एप्लीकेशन डाल के हम थक चुके हैं। उसमें बोलते हैं हम डेटा मेंटेन नहीं करते। आप लव जिहाद को आप डिफाइन नहीं करते। तो इसमें यही तो प्रॉब्लम है बीजेपी में। बीजेपी सिर्फ बोलती है जबानी खर्च के लिए, मगर उसके ऑपोजिट जमीन पर बीजेपी काम करती है। तो आपने देखा कि हैदराबाद की लोकसभा सीट पर ओवैसी का समर्थन हर चुनाव में बढ़ा है। बावजूद इसके कहा जा रहा है कि ओवैसी इस बार हैदराबाद में खुद ही फंस गए हैं, इसीलिए ओवैसी नई संभावनाएं तलाशने से ज्यादा पुरानी विरासत हाथ से न फिसले इसकी जुगत भिड़ा रहे हैं। कांग्रेस और बीआरएस के बीच जो अपीजमेंट का बॉन्ड है वो बहुत मजबूत है। इतने वर्षों से इन दोनों ने जैसे हैदराबाद को एमआईएम को
लीज पर दे रखा था। पहली बार किसी ने एमआईएम को चुनौती दी तो बीजेपी ने दी। बीजेपी की चुनौती से एमआईएम तो घबराई हुई है, उससे ज्यादा कांग्रेस और बीआरएस घबराए हुए हैं। हैदराबाद में दोनों पार्टियां एमआईएम को जितवाने में लगी है। मजलिस को कांग्रेस बीआरएस की बी टीम बताकर बीजेपी हैदराबाद में एंट्री के लिए जोर लगा रही है। मैं बार बार आपको यही कह रही हूँ, असदुद्दीन ओवैसी जी सीधा सीधा भाजपा के साथ काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ भाजपा को जरूरत है कि वो किसी को खड़ा कर दे, बाकी पार्टियों को पीछे रखने के लिए वो कर रहे हैं। ये बात बहुत स्पष्ट हो गई है। तेलंगाना के चुनाव में ये बात बहुत स्पष्ट हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तेलंगाना का दौरा कर रहे हैं। वो हैदराबाद में रोड शो भी कर चुके हैं। सवाल ये कि जिस तरह से तेलंगाना में बीजेपी का समर्थन बढ़ रहा है, क्या वैसा 60% मुस्लिम आबादी वाले हैदराबाद में भी होगा? क्या ओवैसी के गढ़ में मजलिस के घटते वोट इसकी तरफ साफ साफ इशारा करते हैं? हैदराबाद की 7 विधानसभा सीटों पर 2018 के मुकाबले 2023 में एआईएमआईएम का वोट प्रतिशत घटा। ये देखिए, मलकपेट, कारवा, चार मीनार, चंद्रायन गुट्टा, याकूतपुरा और बहादुरपुरा की सभी मुस्लिम बहुल सीट पर ओवैसी का वोट करीब 1% से 16.5% के बीच घटा है। सबसे ज्यादा वोटों का नुकसान याकूतपुरा में हुआ है। वहीं हिंदू बहुल गोशाल महल में मजलिस चुनाव नहीं लड़ती। अगर ये ट्रेंड 40 सालों से जीत रहे ओवैसी के परिवार के खिलाफ लोकसभा चुनाव में भी हुआ तो ओवैसी को मुश्किल होगी। हैदराबाद की सीट पर बीजेपी की ओर से मैदान में उतरी माधवी लता की वजह से भी ये चुनाव चर्चा में। 49 साल की माधवी लता 20 सालों से समाज सेवा के काम में जुड़ी है, जिसमें मुस्लिम महिलाओं के बीच उनके काम सबसे अहम है, जिनके इर्द गिर्द ही वो ओवैसी को घेर रही है। जितने भी यहाँ पे ज्यादती होते आ रहे हैं हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट में, आज तक एक भी प्रॉब्लम के ऊपर 40 सालों से जीते हुए असदुद्दीन या अकबरुद्दीन दोनों के दोनों आज तक एक भी मसला को हल नहीं कर पाए। हम सबको मालूम है इधर कितने घरों में मुसलमान लड़कियों का शादी बार बार यहाँ पर गरीबी के वजह से हो रही है, या शादी होकर इन लड़कियों को दूसरे देश लेके चले जाते हैं। वहां जाने के बाद इनकी क्या हालत होती है ये हम सब जानते हैं। आज तक इन दोनों में कोई भी इसके बारे में किसी प्रकार का तैनात नहीं करे हैं, किसी प्रकार का ये लोग सच समझने की कोशिश नहीं करे हैं। और कितने ही हिंदू परिवार रोते आए हैं लव जिहाद के बारे में, और इसके बारे में भी आज तक कोई सच बाहर नहीं निकला गया है। एमएलए भी ये लोग जीतते हैं, एमपी भी यही जीतते हैं। क्या इनको इसके बारे में किसी प्रकार का इन्वेस्टिगेशन करवाने का, बैठने का उसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है? जब ये नहीं है इनको तो मैं क्या समझूं? क्या ये इनके भागीदार है? दारुसलाम में जब इतना सूद पे गरीबों को पैसे दिए जा रहे हैं, उस बैंक के आप ही बड़े लोग हो, तो क्या कर रहे हो आप? यहाँ पे चार मीनार में कितने सारे ऐसे लड़कियां भी थे जिनका मदद करने के लिए कर्नाटका से सुधा मूर्ति जी का जब टीम आया था, इनको मार के भगा गया है। पिछले चुनाव में ओवैसी ने बीजेपी उम्मीदवार को करीब 2,82,000 वोट से हराया था। इससे पहले उनकी जीत का मार्जिन 2 लाख था। इस सब के बावजूद इस बार ओवैसी के सुर बदले हुए हैं। जो ओवैसी हमेशा कांग्रेस के खिलाफ दिखाई देते थे, वो इस बार कांग्रेस नेताओं के साथ इफ्तार में जा रहे हैं, एक दूसरे का मुंह मीठा करवा रहे हैं, एक दूसरे की तारीफ भी कर रहे हैं। इस सब के पीछे हैदराबाद का चुनावी गणित बताया जा रहा है, जिसे बीजेपी ने पूरी तरह से बदल दिया है। तो क्या इसीलिए कांग्रेस ने ओवैसी के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार नहीं उतारा? कांग्रेस ने यहाँ से मोहम्मद वली उल्लाह समीर, तो बीआरएस ने जी श्रीनिवास यादव को टिकट दिया है। बीजेपी दावा करती है कि ओवैसी को जिताने के लिए कांग्रेस और बीआरएस खुलकर मदद कर रही है, लेकिन हैदराबाद में उसके लिए मुकाबला आसान रहने वाला नहीं है। आज तक ब्यूरो। सीट सुपरहिट में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।